मोक्ष मार्ग प्रकाशक 80 पेज चलेगा। 80 कल तक हमने जो देखा है उसको फिर से एक बार दोहरा देवे। शंकाकार की शंका थी कि ऐसे प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्व कौन से हैं, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व कौन से हैं जिनको यथार्थ जानने तथा तदनुसार श्रद्धान करने से ही हमारा भला होता है, और विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान और तदनुसार विपरीत श्रद्धान करने से हमारा बुरा होता है। वे कौन से प्रयोजनभूत तत्व हैं तथा वे अप्रयोजनभूत तत्व कौन से हैं जिनको जानो न जानो, विपरीत जानो, अन्यथा जानो, हीनादिक जानो और तदनुसार श्रद्धान करो, उससे भी जीव का बिगाड़ सुधार नहीं है। ऐसे कौन से तत्व है? और फिर उसका यह भी प्रश्न था, इन सातों तत्वों में जो प्रयोजनभूत तत्व आपने बताए, उन तत्वों में सब कुछ तो आ ही गया, बचा क्या? तो टोडरमल जी साहब ने कहा था जीव अजीव के बहुत सारे विशेष है, उसमें से कुछ ऐसे विशेषों को जाने जिससे जीव का दुख दूर हो जाए, उन विशेषों को जानना वह प्रयोजनभूत है। और जिन विशेषों को जानने से जीव के सुख दुख में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, वे अप्रयोजनभूत तत्व है। कुल मिलाकर सभी वस्तुएं प्रयोजनभूत तत्व में ले ली और सभी वस्तुएं अप्रयोजनभूत में भी ले ली। जीव भी अप्रयोजनभूत में ले लिया और पहाड़ पत्थर भी प्रयोजनभूत में ले लिया। हम ये तो समझते जीव को प्रयोजनभूत में लिया और पहाड़ पत्थर को अप्रयोजनभूत में, लेकिन मैं विपरीत बात कह रहा हूं। अभी पहाड़ पत्थर को भी प्रयोजनभूत कैसे ले लिया कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से युक्त है और इनसे मुझे सुख दुख नहीं होता। और जो जीव के भी ऐसे विशेष है, भेद प्रभेद मार्गणा गुणस्थान आदि, जिनसे सीधा सुख नहीं होता, उनको भी अप्रयोजनभूत में डाल दिया। इतना कोर्स कम कर दिया। अनंत विशेषों को नहीं जानना है तुम्हें पुद्गलों के। कितने विशेष को जानना है? कुछ मतलब कितने मुक्ति? एक मूर्तिकपना देखा, अपने से भिन्न देखा, हो गया काम। मूर्तिकपना मतलब ही यहां पर स्पर्श रस गंध वर्ण, एक शब्द है मूर्तिक। जिस प्रकार ज्ञान दर्शन दोनों को युगपत उपयोग कहते हैं, उसी प्रकार स्पर्श रस गंध वर्ण चारों को युगपत रूप या मूर्तिक ऐसे बोलते हैं। समझ में? रूप मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण चारों को लेकर होता है, या मूर्तिक कहो तो कितना जानना, ये मूर्तिक है ऐसे जानना। और मूर्तिक मतलब ये पृथक है मेरे से, ये भिन्न है, आश्रयभूत नहीं है मुझे, ये ऐसा जाना, ये प्रयोजनभूत जानना हो गया। देखो देशभक्ति की परिभाषा क्या है? कोई ये कहे कि जो देश के बारे में पूरी डिटेल्स जानता हो, देश का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन, अध्यक्ष कौन, या खाद्य मंत्री कौन, रेलवे विभाग मंत्री कौन, वो सच्चा देशभक्त है? हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है भारत की पूरी जानकारी लेवे, ठीक है, और यहाँ पर ये है, वहां पर वो है, बाहर जाओ नेपाल है, इस तरफ ये जाओ, ये पाकिस्तान है, इस तरफ हिमालय है, उसकी चोटी इतनी इतनी ऊंची है, यहाँ पर शेरपा तेनसिंग गाय है, आदि 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 सब कुछ जाने, वो देशभक्ति की परिभाषा नहीं है। देशभक्ति की परिभाषा के लिए इतना सा ही आवश्यक है, देश के बारे में कुछ नहीं डिटेल्स जानकर इतना विशेष जाने कि ये मेरा देश है, और ये जो शत्रु पक्ष आक्रमण कर रहे हैं ये पर है, और मैं तो अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं। वो कुछ नहीं जानता ज्यादा। आप समझ रहे हो? अभी तो मैं ये कह रहा हूं, अभी तो आज की जो पद्धति है, पहले जो सेना भर्ती होती थी ना, उसमें पर्टिकुलर क्राइटेरिया देखा जाता था। देखो बहुत अनुकूल है हमें समझने के लिए बात। ये पहले सेना में भर्ती होने के लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया देखते थे कि एजुकेशन इतना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने यह हटा दी है शर्त। उनका ये कहना है एजुकेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी जनरल फिजिक
वे चेक कर लेते हैं, वो एज वगैरह देख लेते हैं, और कोई कमी हो, इंद्रियों में कोई डिफेक्ट हो तो उसको चेक कर लेते हैं, बस उसके बल पर भर्ती कर लेते हैं। ये मात्र सेना में प्रारंभ किया है उन्होंने प्रावधान। क्यों? सेना में इतने ही जानकारी आवश्यक है कि ये मेरा देश है, मुझे इसके लिए मर मिटना है, बाकी कुछ नहीं। सिद्धांत कौन बताएगा? देश के स्थान पर क्या लेना है मुक्ति? असंख्यात प्रदेशी आत्मा। ये आत्मा मेरी वस्तु है। आत्मा के लिए मैं संपूर्ण विश्व को छोड़ सकता हूं। छोड़ सकता हूं यह कहना बहुत ही उपचार का कथन है, छोटा ही है। मान्यता में मान्यता की बात है, देशभक्त की यह परिभाषा है। आप समझ रहे हैं सब? ये मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं बहुत साल पहले दिल्ली में आया था, लगभग मैं 10th में था तब। तो एक बहन रहती थी यहाँ पर, तो 2-4 भाई मिलके बोले चलो थोड़ा सा जाके आएंगे। तो 8-10 दिन यहाँ पर आया था। तो राजीव गांधी म्यूजियम है कि इंदिरा गांधी म्यूजियम है? कौन सा म्यूजियम है ये? इंदिरा गांधी म्यूजियम है क्या यहाँ पर दिल्ली में? कोई आपको ख्याल में नहीं है? तो उसमें गया तो सब 2 घंटे में बाहर निकल गए। बहुत विशाल है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं सुबह गया था और बिल्कुल शाम होने को थी, तो वो घूम के फिर से आ गई एंट्री टिकट लेके मुझे ढूंढने खोजने, और कह रहे भैया चलो ना। लेकिन मेरे हाथ में था कैमरा, और जितनी भी लेटर्स थे ना, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को लिखे वाले, राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी को लिखे वाले, मुझे इतना आकर्षण था उसके प्रति, इतिहास के बारे में। मैं एक एक को नोट करता जा रहा था, और सभी एक एक चीज को इतनी चीज ऐसे देखता था जैसे इतिहास या अतीत बात हो गई। तो मुझे 3 बातें बहुत अच्छी लगी थी उसमें से। 3 बात मतलब तो एक ही, इंदिरा गांधी ने एक मैसेज दिया था राजीव गांधी को मरने से पहले। हालांकि उसे मरने की कोई वैसे आहट नहीं थी कि मैं मारी जा सकती हूँ, लेकिन राजीव गांधी जब पायलट था तब हो सकता है वो राजनीति में आने की चर्चा चल रही हो, तो इंदिरा गांधी ने कुछ मैसेज दिया था राजीव गांधी को, यदि तुम्हें भारत पर राज्य करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो उसमें 3 बातें लिखी थी, अंडरस्टैंड इंडिया, अंडरस्टैंड इंडियंस, और तीसरी बात अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। 3 बातें थी। भारत को जानो, भारतवासियों को जानो और उनकी समस्याएं समझो, बस तुम भारत पर राज्य कर सकोगे। मैं इसको तत्वों में घटित करता हूं। तत्वों में कैसे घटित किया जाएगा मुक्ति बोलोगी? अंडरस्टैंड आत्मा और अंडरस्टैंड इट्स वैभव, अनंत गुण। देशवासी मतलब क्या लेंगे? देशवासी व्हाट इज कंट्री एक्चुअली? नथिंग बट कलेक्शन ऑफ, ये सब समूह है। इंडियंस, इंडियन से तो इंडिया है, और क्या चीज है? तो अनंत गुणों का समूह, वैभव, यही तो अपना भारत देश है। अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम मतलब ये जिनके कारण से दुखी है आत्मा, ऐसी विकारी पर्य को जानो, आश्रय बंध को जानो, तो तुम क्या कर सकोगे? तुम राज्य कर सकोगे, मतलब तुम मोक्ष रूपी लक्ष्मी के साथ अवश्य वर्ण कर सकोगे, कोई बाधा नहीं आएगी। समझ में आ गया? अनंत काल तक। क्या महाविराष्टक स्तोत्र की लाइन बोलेगा कोई? जिन पद राज्य सजिना, क्या है मुक्ति? वो अनंत काल तक वहां पर ऐसे पद की प्राप्ति होगी जहां से फिर तुम्हें कभी पदच्युत नहीं होना पड़ेगा। मैंने क्यों कहा इतना सारा? क्या चर्चा चल रही थी अपनी? देशभक्ति की हमने परिभाषा देखी और फिर सिद्धांत घटित किया। ठीक है, चलो अभी शरीर की परिभाषा क्या करेंगे हम? शरीर की परिभाषा यदि हम किसी डॉक्टर को पूछो तो वो इतना कहेगा 206 हड्डियां होती है, इतनी आर्टरीज, इतनी वेन्स, मैंने कल भी बताया था आपको। और भेद विज्ञानी होने के लिए शरीर की कितनी जानकारी चाहिए? ये पुद्गल मांस का पिंड है, मुझसे अत्यंत जुदा पदार्थ है, इसमें जो एक एक भी पर्याय उत्पन्न हो रही है ये मुझे सुख में दुख में कारणभूत नहीं है, और मेरे की ये उत्पन्न नहीं होती है,
नाम कर्म आदि आदि की जो अघाती कर्म की जो प्रकृतियां है उनके निमित्त से होती है, मुझे उनमें कुछ भी फेरफार करने की आवश्यकता नहीं। हो गया, शरीर का संपूर्ण ज्ञान हो गया। अभी नाक मतलब नोज कहते हैं, हाथ को 10 इसके फिंगर्स कहते हैं, इतने दिन में बाल की इतनी ग्रोथ होती है, ये तो तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट को पूछ लेना। वो जो चार्ट बनाकर दिखाते ना, देखो ये बॉय, आप याद करो थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में वो एक लड़की का चित्र बनाकर दिखाया जाता है, वो खड़ा दिखाया जाता है, फिर वो हैंड्स, लेग्स, हेड, शोल्डर्स आदि आदि सब दिखाया जाता है। अभी यही यदि जैन दर्शन में दिखाओ तो उन्होंने कहा ये जिसको बालक कहा जाता है वो बालक है क्या चीज, बालक है क्या चीज? तो कह रहे एक तो बालक का जीव, बालक की आत्मा वो जीव, और ये जो शरीर दिखता है वो अजीव। जीव अजीव पाठ पढ़ा है ना, उसमें प्रश्न पूछा है शरीर क्या है, सॉरी हाथी क्या है, चींटी क्या है, अग्नि क्या है, पृथ्वी क्या है, तो वहां पर क्या बताया है? ए बोलो। हाथी का सही अजीब है और हाथी का अग्नि, अग्नि का सही अजीब है और अग्नि का अग्नि का है वो अजीब, अग्नि कायिक वो जो जीव वो तो है आत्मा है उसकी, वो है जीव। इतना सा ज्ञान, बाकी उसके कितने हाथ है, कितने पैर है, फिर वो श्वासोच्छ्वास कैसे करता होगा, फिर पेड़ को तुम मुंह ही नहीं है वो खाता कैसे होगा, ये तो दूसरी बात है, प्रयोजनभूत नहीं है। लेकिन सब में एक आत्माएं है और जो दिखता है वो सब रूपी शरीर दिखता है और अपने अपने कर्म को सब भुगत रहे हैं। अब कैसे क्या क्या कर रहे वो बात नहीं है। इतनी ठंड में वो कैसे रहते होंगे, वो क्या उसको गिनी पिग्स क्या कहते हैं, उसको वो क्या कहते हो, स्नो में रहते हैं वो पशु, सफेद रहते हैं, पेंगुइन्स, बराबर ऐसा कुछ है ना, है ना। और भी बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, इग्लू, इग्लू तो घर होता है, एस्किमो तो आदमी होता है। चलो ठीक है, बहुत सारे पशु होते हुए कैसे रहते होंगे इतने ठंड में। आपने देखा अभी अभी जो फिल्म बनी थी उसमें दिखा रहा था स्नो के कितने अच्छे नीचे वो अपना खुदवा के नीचे चला जाता है और कैसे ऊपर आ जाता है। वो अभी जो बनी थी फिल्म आई थी श्वेतांबरों की, है ना, उसमें पूरी जीव की सिद्धि कर रहे थे। तो जीव कितना, उनको यही सिद्ध करना था उसको ज्ञान कितना है। अब ये सिद्ध थोड़ी करना है उनको सुखी है कि दुखी है, वो कैसे रहता होगा। बात इतनी सी है, वो जीव है, जीव हुए बिना हाउ डज इट रिएक्ट टू द अनफेवरेबल कंडीशंस। जो एडवर्स प्रतिकूल परिस्थिति आई है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे दूर भागता है, और जो अनुकूल है उसकी तरफ कैसे बढ़ता है। उसमें उन्होंने क्या सिद्ध करना है, ये सब जीव है, ये प्राण है और वो जानने की सामर्थ्य रखता है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय उससे मतलब नहीं है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, अभी क्यों कह रहा हूं मैं इतना सारा, प्रयोजनभूत क्या है जीव को, ठीक है, देह का ज्ञान। अभी रिश्तेदारी का ज्ञान यदि स्कूल में जाओ तो कैसा ज्ञान कराएंगे आप, बनाओ ऐसे कई सारे उदाहरण बनाओ। रिश्तेदारी का ज्ञान स्कूल में कैसे कराएंगे हर्षिल, बोलो, हाँ कैसे ज्ञान कराएंगे, बोलो, एक हाथ कोई बोलेगा, बोलो बोलो ना कोई। रिश्तेदारी का ज्ञान कैसे कराएंगे स्कूल में, बोलो, लगाओ बुद्धिया, हाँ रिलेशनशिप क्या बताएंगे, मम्मी को नानी कहते हैं, मम्मी के बहन को मौसी कहते हैं, पापा के बहन को बुआ कहते हैं, बुआ के पति को फूफा जी कहते हैं, फिर उनको मौसा जी कहते हैं, उनको ये कहते हैं, उनको अरे बहुत सारे रिलेशन बताएंगे। अभी जैन दर्शन में रिश्तेदारी पढ़ानी है, कैसे पढ़ाएंगे, ये ठगों की टोली है। फिर उसमें विशेष नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे हो सब एक एक बात को। टोडरमल जी साहब कह रहे हो वस्तु तो वस्तु है, उसको किस प्रकार जानना, उसके उन विशेषों को नहीं। ये मेरे मामा है, वे वहां पर रहते हैं और जानते हो 2 साल पहले इन्होंने ये किया था, आज इनके इतनी प्रॉपर्टी के मालिक है, उनकी इतनी संतान है, ऐसा नहीं। ये जो है ये सब धूर्तों की टोली है। कहां पर शब्द आया ये कुन स्वामी ने नियम सार में लिखा, धूर्तों की टोली रिश्तेदारियों के लिए। धूर्तों की टोली भी औपचारिक कथन है, सुतदारा होए नसीरी सब स्वार्थ के है भीरी। परमार्थ कथन क्या, ये मुझे सुख दुख में कारणभूत नहीं है, खरेखर वे ठग नहीं है, मेरी जो उनकी पराश्रय की बुद्धि है, मेरा जो परलक्षी परिणाम है, मैं जो आस लगा के बैठा हूं कि वे मुझे कभी आकर सुखी करेंगे, यह मेरी आस
वो ठग है और इसके माध्यम से जीव ठगाया जा रहा है। समझ में आया? अब कपड़ों का ज्ञान कैसे कराएंगे? फैशन डिजाइनर को पूछो, क्या कराएंगे फैशन डिजाइनर? बोलो बोलो ना। परव आज सो नहीं रहा है। योर काइंडली अटेंशन प्लीज। परव इज नॉट स्लीपिंग टुडे। परव सो रहे हो आज? आज थोड़ा ठीक लग रहा है क्या? हाँ ठीक है। बोलो ना, प्रश्न क्या है? क्या बोलेगा वो ड्रेस के बारे में? ये लेटेस्ट मॉडल है, इसमें ये जेन्युइन कॉटन है और ये फैब्रिक वहां से आया है, इस टेक्सटाइल से आया है और इसकी ये विशेषता है, ये लाइट वेट है और बहुत सारी ढेर बातें बताएगा। ये फैशन डिजाइनर का काम। अभी जैन दर्शन को पूछो तो ये क्या है, बोलेंगे ये सुख दुख में कारणभूत नहीं है। यदि ये सुख में कारणभूत होती तो नग्न तो अकिंचन धर्म प्रकट करने वाले मुनि वे किस प्रकार दुखी होते। हर एक चीज में आप ऐसा लगा सकते हो। उनके ऐसे विशेष जाने जिससे भेद विज्ञान और वैराग्य हो। आप समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? ठीक है। चलिए आगे। तो ये कल तक का हमारा प्रकरण हुआ। आज थोड़ा आगे बढ़ना है और आज पूरा प्रकरण हमको करना है वाइंड। कौन सा? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। इसमें 7 तत्व संबंधी भूल बताई जाएगी, जिसमें जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा पहले चलेगी। हमेशा जीव अजीव तत्व संबंधी की भूल एक साथ लिखी जाती है। कारण जीव को अजीव रूप मानना ये जीव तत्व संबंधी भूल, और अजीव को जीव रूप मानना यह अजीव तत्व संबंधी भूल। जो एक करेगा वो दोनों करेगा। हालांकि जो एक करेगा वो तो सातों करेगा, लेकिन 5 की तो बात ही न्यारी है। वे तो प्रकट होने वाली पर्याय है और यहां पर तो वे तो सूक्ष्म पर्याय है और ये स्थूल व्यंजन पर्याय है। आप समझ रहे हो क्या कहा मैंने? एक व्यंजन पर्याय है जो रूपी है, असमान जाति द्रव्य पर्याय जिसको कहते हैं। जल पय जो जियतन मेला है, भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा। तो जीव अजीव को वेरी क्लोजली रिलेटेड मैटर है। आश्रवादी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड मैटर नहीं है। सच पूछो तो जिसने इतना जाना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। शरीर जुदा और आत्म जुदा जिसने जाना वो अपना आत्म कल्याण कर सकता है और उसके आश्रव टिकेगी ही नहीं और संवर आए बिना रहेगा ही नहीं। ये सब थवन योग्य अपने आप होता रहेगा, होने योग्य अपने आप होता रहेगा। क्या करना? शरीर में परत्व, जीव में एकत्व। इसीलिए इसी दृष्टिकोण से दोनों को एक साथ लिखा जाता है। मैं एग्जाम में कुछ भी पूछूंगा, आप ये भ्रम नहीं पालना कि मैं इसी को पूछूंगा। कुछ भी पूछ सकता हूँ। ये मैं नोट्स लूंगा एक हाथ दूसरे की और जो भी मुझे ख्याल में आता है, मैंने ये सूक्ष्म चीजें बताई थी, मैं सब कुछ पूछता जाऊंगा। ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको जीव अजीव तत्व क्या है पहले वो बता दो, फिर अपन उसकी तरफ बढ़ेंगे। वैसे जीव द्रव्य मतलब जानने देखने वाली वस्तु, और जीव तत्व मतलब मैं आत्मा की चर्चा चल रही है, मेरे ज्ञान तत्व की चर्चा चल रही है। जीव द्रव्य हो गया सामान्य और जीव तत्व हो गया विशेष। मेरा जीव, आप समझ रहे हो सब बात को प्रॉपरली? इसलिए बहुत अच्छा कथन एक बार हुआ था। ये कैलाश चंद जी हुए हैं काशी बनारस के, तो उन्होंने अजमेर में एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने एक बात कही थी, आत्मा और जीव एक ही बात नहीं है। लग रहा है ना अटपट आप सबको? लेकिन उन्होंने जो खुलासा किया था आप सुनेंगे तो आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा था जीव मतलब क्या? जो जानता देखता है सो जीव, और आत्मा मतलब क्या? जिसमें मेरा जानना देखना पाया जाए सो आत्मा। क्योंकि आत्मा रिप्रेजेंट्स सेल्फ, स्व। आप कहीं भी आत्मा का अर्थ देखेंगे वो स्व को ही रिप्रेजेंट करता है। आत्मा, समझ में? आत्मकथा, आत्मबोध। हालांकि जगत में आत्मकथा, आत्महत्या
वहां पर आत्मा के रूप में तो असमान जाति द्रव्य परे ली जाती है। समझ रहे हो आप? इंदिरा गांधी की आप आत्मकथा पढ़ रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे? मैं तो अनादि का हूं, ऐसा बोलेंगे आत्मकथा में? आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी असमान जाति द्रव्य परे को ही आत्मा, ये असद्भुत व्यवहार नहीं से जिसको जीव कहा जाता है, उसकी चर्चा है ये। समझ रहे हो आप प्रॉपरली? चलो मैं आगे, मैंने जीव द्रव्य और जीव तत्व का थोड़ा सा विवेचन किया, मैं आगे बढ़ू। देव्यश, कितनी नोट्स हुई आपकी? 1.5 पेज। ये देखो 1.5 पेज नोट्स की है मुक्ति, आपने कितनी की है? देखो, सी द डिफरेंस। मैंने कहा ना मैं कुछ भी पूछ सकता हूं मैं हर बार थोड़ी कहूंगा ये नोट करो इन चीजों को, ये सब दिस इज बियॉन्ड द पेजेस। अभी फिर आगे आगे चलना है अपने को। अजीव द्रव्य और अजीव तत्व, इसमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? अजीव द्रव्य मतलब जो जानन देखन से रहित पदार्थ है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उसको कहेंगे, बोलिए, अजीव। अभी सुनिए, अजीव तत्व में क्या लेंगे? अजीव तत्व में जो जो अजीव द्रव्य हमारे सुख दुख में निमित्त है उनको कहते अजीव तत्व। इसका मतलब अजीव द्रव्य ये सामान्य कथन, अजीव तत्व ये विशेष कथन। सभी अजीव द्रव्य वे अजीव तत्व नहीं है। देखिए, मान के चलिए उदाहरण, आप में से सभी बच्चे फेल हो जाए, मुझे क्या मतलब है उससे? तो आप मात्र मेरे लिए अजीव द्रव्य हो। और ये जो बच्ची बैठी है इस तरफ, उसको 1 मार्क भी कम आए, एक मार्क भी ज्यादा आए, तो मुझे उसी में विषाद और हर्ष होने लग जाए, तो ये कहेंगे ये अजीब तत्व है, आप अजीब द्रव्य हो। आप समझ रहे हो? और फिर उसी में थोड़ा ऐसा करो, फिर ग्रुपिंग हो गई। मान के चलिए किसी ने बोला देखते हैं कौन सी क्लास आगे बढ़ती है, तो फिर मुझे भी ऐसा लगने लग गया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का विषय हो गया, तो मुझे लगा ये बैच तो आगे बढ़नी चाहिए सभी बैचेस से, तो ये बैच हो गए मेरे लिए अजीब तत्व। और ध्यान रखना, वे बैचेस भी मेरे लिए अजीब तत्व हो गए। अभी क्यों? ये राग का विषय हो गए, वो थोड़ा सा अराग का विषय हो गई, वे आगे ना बढ़े। अमेरिका से सीधे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, तो वो अजीब द्रव्य ही है हमारे लिए, अजीब तत्व नहीं है। वहां के जितने आदमी है, लोग हैं, हम थोड़ी जानते वानते हैं, और एक को लेकर थोड़ी राग द्वेष होता है हमको, वे अजीब द्रव्य है। लेकिन आज ये पता चला अमेरिका हैज टेकन अ पर्टिकुलर डिसीजन एंड दैट इज अगेंस्ट इंडियाज, कुछ सेफ्टी के विरुद्ध है वो। हम पता चले तो अमेरिका के प्रति भड़क गए कषाय, तो वो हो जाएगी अजीब तत्व। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए अजीब तत्व में शरीर, बीवी, बच्चे, यही तक ही सीमा ली जाएगी। ओके? फिर अड़ोस है, पड़ोस है, जिनको लेकर कुछ राग द्वेष नहीं होता हमको, तो ये अजीव तत्व में नहीं आएंगे। और यदि होता है तो संपूर्ण भारत के प्रति हो सकता है। फिर अजीव तत्व तो इतना व्यापक भी हो सकता है। चलो मैं आगे। नो कर्म की भी यही परिभाषा है सच पूछो तो। जिसको लेकर हमें राग द्वेष उत्पन्न हो उनको नो कर्म कहते हैं। सभी सहयोग परिकर को नो कर्म नहीं कहते हैं। रेल की गाड़ी में आप बैठ के आए, वो बोगी में जो 72 जन हैं, दे आर नॉट अजीव तत्व फॉर यू। लेकिन जो 2-3 जन आपके आमने सामने बैठे हैं और आपने राग डेवलप किया है, जिन्होंने अभी अभी पूछा साहब आप कुछ लेंगे, और जिन्होंने कहा चलो 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 बगल में हटो, हमको जगह दे दो बैठने को, तो ये हो गए अजीव तत्व। आपको इष्ट अनिष्ट कल्पना खड़ी हो गई। पकड़ में आ रहा है? बोलिए। अजीव द्रव्य पुद्गल को एक ही लेना कि अलग अलग? हाँ, अजीव द्रव्य और पुद्गल, हाँ, एक ही लेना अलग अलग? बैठिए। चूंकि अजीव द्रव्य में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सभी द्रव्य समाहित हो जाते हैं। ऐसा होने पर भी धर्म, अधर्म, आकाश काल द्रव्य अरूपी है, अमूर्तिक है, वे हमारे राग द्वेष के विषय नहीं है बिल्कुल। ये तो आज हमने ग्रंथों से पढ़ा तो हमें किसी रूप से राग द्वेष कदाचित कदाचित हो सकता है। कौन करता है राग द्वेष? मेरा ये प्रश्न है। यदि गमन नहीं हुआ अपना, अपन हिल नहीं सकते एक कदम भी, कौन है जो धर्म द्रव्य को कोसता होगा? लेकिन शरीर पर इलाज करने वाले लाखों करोड़ों बैठे हैं ना, ये क्यों नहीं गमन कर रहा? एक गोली दे, इसको तो चला, कैसे चलेगा, ये रुक जाएगा, कैसे चलेगा? आप समझ रहे? धर्म द्रव्य को कौन पूछता है? ये पुद्गल ही की तो महिमा है अजीव के नाम पर, उसी पर उपचार है। पकड़ में आ रहा है?
क्या है अभी बताएंगे। अनादिकाल से मूर्ति की ज्ञान प्रवर्तता है जीव को। कौन सा ज्ञान प्रवर्तता है? हालांकि ज्ञान में मूर्ति का ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो ज्ञान जानते समय मूर्तिक इंद्रियों का निमित्त लेता है, उसी ज्ञान को कहेंगे मूर्तिक ज्ञान। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मनन पकड़ में आ रहा है क्या? मूर्तिक ज्ञान, और उसको कहेंगे जो सीधा आत्मा को जानता हो, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, उसको कहेंगे अमूर्तिक ज्ञान। मुक्ति समझ में आ रहा? हमने देखा था क्या कभी? है हमने नहीं देखा था क्या? देवेश कभी हुआ था क्या प्रकरण द्रव्य संग्रह वगैरह में? नहीं लिया आपको? मैंने अन्य बैचेस में तो काफी लिया, इसको शायद 9th में लिया है। कहाँ तक आए हम? तो अनादिकाल से जान कैसे रहा है? इंद्रियों से। तो इसको हावी पूरी मूर्ति की वस्तु है, इसीलिए इसी को लेकर राग द्वेष होते हैं, तो अजीव को ही पुद्गल कहा जाता है। ठीक है? धर्म अधर्म आकाश काल ये कोई उसको सुख दुख में कारण नहीं है। ओके, चलना है। अभी देखिए क्या बोल रही है। क्या बात है दीपक, वैसे ही आए क्या? खड़े रहो। कुछ नहीं लाया आज? नोटबुक नहीं लाई? क्यों क्यों भाई? ए तुम खड़े रहो, दोनों खड़े रहो। तुम्हारे टेक्स्ट कहाँ है? जिनवानी कहाँ है? खड़े रहो, खड़े रहो जल्दी। जिनवानी कहाँ है? हाँ? चलो पीछे खड़े रहो, चलो खड़े रहो। तुम कौन, किसने नहीं लाई? और तुम रोज रोज कहने को लगाते हो तुम। अब मैं अंडरलाइन करूंगा, तुम किसमें अंडरलाइन करोगे? फिर एग्जाम में एक एक मार्क के लिए भीख मांगते रहते हो तुम लोग, इसमें बढ़ाओ उसमें बढ़ाओ। तुम मेहनत क्यों नहीं करते? खड़े रहो। क्यों नहीं लाई नोटबुक? किसमें नोट करोगे? चलो पीछे जाकर खड़े रहो सब। चलो बीच में मत खड़े रहो, उनको बाधा हो रही है। अरे भैया, हाँ क्या है? क्या बोल रहे? जाके अंडरलाइन कर लेंगे। तुम पीछे जाकर पहले खड़े रहो। चलो। हाँ तो क्यों नहीं ली थी? तुम वहां से हटो पहले, वो पीछे वाला लड़का तो दिखे मुझे। हाँ चलो सुनो अभी सब। चलो तुम पीछे बैठ जाओ सब, पीछे के बेंच पर सब बैठ जाओ। देखो अभी क्या बोला है मैंने। देखो 7 तत्वों का शब्दान की चर्चा चल रही है ना। 7 तत्व संबंधी भूल। भूल कौन से गुण की पर्याय है यहाँ पर? है तो श्रद्धा गुण की पर्याय यहाँ पर। अभी टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि कथन तो श्रद्धान का करना है, कथन तो, लेकिन जानेगा तो श्रद्धान करेगा। इसीलिए हम जानने की मुख्यता से ही कथन करेंगे। 3 लाइंस कौन कौन से बोले? अक्षत बोलो, बोलो कौन बोलेगा जो मैंने अभी 3 लाइंस बोली है? फिर से बोलो। मिथ्या दर्शन का निरूपण करना है टोडरमल जी को। सबसे पहले ही एक वार्निंग टाइप दे रहे हैं। जैसे आजकल फिल्म्स होती है ना, फिल्म यदि कभी किसी ने देखी होगी तो ये फिल्म्स होती है, तो फिल्म जो बनती है उसके पहले एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसमें कहते हैं कि वो आप इससे कोई ताल्लुक नहीं है लोक में। ये जो पर्सनल आदमी है जो रावण का रोल करेगा, उसको रावण का कोई संबंध नहीं है और इसने कोई खराब काम नहीं किया। वैसे दे डोंट रिजेंबल, ऐसा लिखा रहता है ना। और कहा जाता है कि वो जस्ट ये तो एक्टिंग है बस, और अभिनय किया जा रहा है। तो यदि ऐसा वे नहीं कहे पहले, वार्निंग नहीं देवे पहले, तो क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति, अरे वे तो कलाकार है, उनके प्रति क्यों राग द्वेष करते हो तुम? समझ गए? और वास्तव में आज ऐसा नहीं होता क्या? जो विलन का रोल 10 साल होता हुआ करता आ रहा है, आज उसका नाम लेते हमको कितनी तकलीफ होती है। कल्पना ही करो, कल्पना करो बस। सज्जन आदमी नहीं हो सकता वो क्या? जिसने राम का रोल किया है उससे ज्यादा सज्जन वो नहीं हो सकता जिसने रावण का रोल किया है। लेकिन बस हमको ऐसा लगता ही रहता है उन्होंने वार्निंग देने पर भी। यहां पर भी एक प्रकरण प्रारंभ करने के पहले एक बात कह रही है। क्या कह रही है? कह रहे मिथ्या दर्शन की चर्चा करनी है। चर्चा तो हमें श्रद्धान की करनी है। किसकी? दंसन मूलो धम्मो, श्रद्धान धर्म का मूल है।
और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, ये दर्शन की श्रद्धा की जितनी महिमा करी जाए कम ही है। ठीक है, मिथ्या दर्शन को सबसे बड़ा पाप जानकर पहले इसका अभाव करने को उपदेश दिया गया है। इसलिए हमको तो मिथ्या दर्शन के अभाव की बात करनी है कायदे से। क्यों मिथ्या ज्ञान के अभाव की बात क्यों नहीं करनी आपको? क्योंकि एक लाइन में आगे निपटा देंगे ना हम, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। ठीक है, लेकिन जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए वर्णन तो करना है श्रद्धा का, लेकिन हम ज्ञान की मुख से कथन करेंगे। कितने जन को समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा और बताऊं मैं आपको, अभी खुलेगी बात 1 सेकंड में। मुक्ति, कोई शरीर को अपना मानता है तो उसका अपना मानना सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? सोच कर जवाब देना, टू द पॉइंट प्रश्न है। कोई शरीर को अपना माने, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? विषय पकड़ में आ जाएगा अभी आपको। बोलो। जेब में से तो पहले हाथ निकालो भाई, अभी इतनी ठंड थोड़ी है। चलो समय बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट। अर्पित बोलो, और कुछ तो बोलोगे कि नहीं? मनन, जो शरीर को अपना माने वो मिथ्या ज्ञानी है कि सम्यक ज्ञानी है? वो डिपेंड करता है किस रूप जानता है। वो शरीर को अगर पर रूप जानता है अपने से तो सम्यक ज्ञानी। जो शरीर को अपना जाने, जो शरीर को अपना माने, अभी बात खुल गई है, वैसे बैठिए। देखो, जो शरीर को अपना माने वो ना सम्यक ज्ञानी है ना मिथ्या ज्ञानी है। क्यों? आपने मानने की बात पूछी है, तो अब ये प्रश्न पूछो ना, वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? समझ में आया? जो शरीर को अपना माने वो तो मिथ्या दृष्टि है, और जो शरीर को अपना जाने वो तो मिथ्या ज्ञानी है। तो जब ज्ञान की बात आएगी तो जानने की बात करो, और जब श्रद्धा की बात आएगी तो मानने की बात करो। ये तो कुछ जायज बात है, लेकिन हम इतना देखते रहते क्या? ऐसा हम फटक से कहते जो शरीर को अपना माने, अपना जाने, वो मिथ्या दृष्टि। तो कह रहे जाने वो मिथ्या ज्ञानी बोलो ना, मिथ्या दृष्टि क्यों बोलते हो? नहीं कह रहे हैं, ये तो ठीक है शास्त्रीय भाषा में, जानना ये ज्ञान गुण की परे है, लेकिन कह रहे जानेगा तो श्रद्धान करेगा ना। तो अपना जान रहा है तो अपना मान भी रहा है, दिस इज इंक्लूडेड। क्या कहा मैंने? अभी कितने जन को समझ में आ रहा है? ऊपर की 2 लाइन कौन पढ़ेगा? पढ़ो जल्दी, मुक्ति पढ़ो। कितने जन को समझ में आ रहा है? ओके, बस एक सामान्य उदाहरण देकर और आगे बढ़ूंगा। हमने ये बोला कि पड़ोसी के यहाँ नहीं जाना, तो क्यों नहीं जाना साहब? अरे वो जाकर खूब लड़ता है ना हमारा लड़का पड़ोस में जाकर, तो हमने क्या बोल दिया? जाओ मत। कथन किसका करना था? देवेश, न लड़ने का कथन करना था। लेकिन जाएगा तो कथन करेगा, जाएगा तो लड़ेगा, इसलिए हम पूरा कथन जानने की अपेक्षा करेंगे। उस तरफ गए क्यों? चरणन्यु की पूरी शैली ऐसी होती है, समझ में? मम्मी वो लड़ाई करके आए, झगड़ा करके रोते रोते आए मोहल्ले में से, तो मम्मी क्या पूछेगी? पहले मम्मी क्या बोलेगी? बोलो चरणन्यु की शैली, तू गया ही क्यों वहां पर? तुरे जाने की छोड़ो ना, तुम गलती देखो, तू गया ही क्यों? समझ में आ गया? पूरा आरोप किस पर आ रहा है? जाता नहीं तो ये होता ही नहीं कुछ, तो जानता नहीं विपरीत, तो विपरीत श्रद्धान भी होता नहीं। पूरा किसके माथे मड़ रही है? ज्ञान के। इसलिए मैंने 2 बातें कही थी, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान ये एक पक्ष है, और श्रद्धान पूर्वक ज्ञान यह एक पक्ष है। समझ में आया? ज्ञान पूर्वक श्रद्धान ये सामान्य कथन होता है, और विशेष कथन में जब सम्यक मिथ्या की बात चलेगी तो श्रद्धान पूर्वक ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। लेकिन ज्ञान जैसा निर्णय करता है उसके अनुसार श्रद्धा भी सम्यक मिथ्या होती प्रतीति। ओके, तो ज्ञान
क्या अनुसार श्रद्धा होती है कहो, श्रद्धा के अनुसार ज्ञान होता है कहो। अभी आपके चित्त में प्रॉपर अपेक्षा चाहिए तो कुछ भी बोलो। समझ में आ रहा है? कितने जन समझ पा रहे? तो मैं आगे बढ़ू। नहीं समझ पा रहे? अभी आपको फटाफट नोट करते चलना है। पेंसिल लाई है सबने? मैं कुछ बोलूंगा अभी। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर यह बोल रही है कि जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ शब्दन क्या करता है। तो यहाँ पर ये सब ध्यान दो। मैं 2 पेजेस कंप्लीट करूंगा थोड़े टाइम में। देखिए 2 मिनट में 2 पेजेस। ये यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर कितनी सारी वस्तुएं हैं। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जीव है। जीव में भी जानना देखना पाया जाता है, मोह राग द्वेष आदि सब पाया जा रहा है। इन सबके समुदाय में अहम करता है, एकत्व करता है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। खास तौर पर यहाँ पर शरीर की तरफ ही फोकस करना है। क्यों? आश्रव तत्व संबंधी भूल वहां तो वो तब बोलेंगे, लेकिन चूंकि आत्मा की बात उठाई है तो कहते हैं जानना और राग आदि करना, साथ साथ जो पुद्गल का पिंड है इन संपूर्ण समुदाय को अपना मानता है। पहली बात क्या करता है, इसको कहेंगे एकत्व बुद्धि, अनुरूप स्वयं को मानता है। दूसरा पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं, और जो जो संयोग मिले हैं, जो ये शरीर है, उनमें ममकार करता है, स्वयं को उनका स्वामी मानता है। समझ में आए? ये दोनों बातें आप थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिए। देखिए अहम बुद्धि, एन सर्कल करो कि क्या क्या अहम बुद्धि, 4th लाइन अहम बुद्धि लिखा। उसके 2 लाइन बाद क्या लिखा है? उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ये अहम बुद्धि की बात। दूसरा पैराग्राफ देखो। दूसरे पैराग्राफ में अंडरलाइन क्या करोगे? बोलो जल्दी। ममत्व बुद्धि एनसर्कल करो। और यह मेरी अवस्था है। तो मेरी अवस्था में जो भी ज्ञान का हीनादिकपना होना है और जो शरीर में स्थूल कृष्णपना होना है, इनमें वह ममत्व करता है। ये मेरी अवस्था ऐसी हो रही है। समझ में? मुझे बुखार आया, मुझे ठीक लग रहा है, कहा कि देखकर तरफ बोल रहा है, ये शरीर की तरफ। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल दोनों अपेक्षा फोकस किया उन्होंने। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि। एकत्व मतलब यह मैं, वननेस, और ममत्व बुद्धि मतलब स्वामित्व बुद्धि, यह मेरा। समझ में आ गया? यह मैं और यह मेरा। लोक में सुनिए सब ध्यान से। अभी लोक में ऐसे यह मैं और यह मेरा, ये 2 संबंध ऐसे वस्तु में घटित नहीं हो सकते। ये तो अध्यात्म में घटित करके दिखाया है। क्योंकि लोक में मेरा कहने के लिए पहले 2 सिद्ध होने पड़ते हैं। कितने जन को समझ में आ गए? जल्दी। लोक में ये मेरा सिद्ध होने के लिए क्या आवश्यक है? 2 वस्तुएं तो हो, तभी तो ये मेरा बोलो ना। ये तो ये मैं हूं बोलो ना तुम। अध्यात्म में थोड़ी अलग टोन है कि जिसमें एकत्व होगा उसी में ममत्व होगा, उसी में कर्तृत्व होगा और उसी में भोक्तृत्व होगा। और लोक में यह प्रयोग किया जाता है जो अपने से भिन्न दिखता हो उसी में तो ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा। भिन्न दिखता उसमें एकत्व कैसे होगा? रजत, चलो मैं आगे। समय की कमी है लेकिन मैं ज्यादा से देखो, बाकी सभी बैचेस मेरी 1-1 घंटे लगती है, आपकी बैच सबसे कम लगती है। चलो आगे, कहाँ बढ़ना है? एकत्व ममत्व बुद्धि हो गई। अभी कौन सी बुद्धि रही? अभी कर्तृत्व आएगी। निमित्त निमित्तिक को एनसर्कल करो नीचे 3rd पैराग्राफ में। कर्तृत्व आप लिख दीजिए वहां पर चाहे तो, और नहीं तो समझ लीजिए आप। इसका वैसे तो चार्ट बनेगा नोटबुक में, देवेश चार्ट बनेगा, उसकी रूपरेखा मैंने खोल दी है यहाँ पर। एकत्व बुद्धि, फिर ममत्व बुद्धि। देखो इसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन करो। यह मैं हूं, इसको गोला चढ़ाओ पहले पैराग्राफ में। और यह मेरे है, ये मेरे है, इसको गोला चढ़ा दो दूसरे पैराग्राफ में। एकत्व ममत्व बुद्धि हो गई। और समय सार की जो पूरी टोन है जीव जीव अधिकार की,
पूर्व रंग की, वो क्या है? तुम लोग समझो थोड़ा सा, ऊपर देखो, सब देखो, ये समय सार है ना, ये प्रथम अध्याय कौन सा है इसका? पूर्व रंग तो ठीक है, बाकी आचार्य ने तो इसको ये बोला है ये जीव अध्याय चालू हो गया है, ठीक है। और फिर ऐसा बोलो जैसा बोल रहे हो, एक प्रकार से पूर्व रंग भी एक प्रकार से जीव जीव अध्याय में ही ले लो। तो अभी तक 68 गाथा तक क्या चल रहा है? जीव जीव अधिकार। और आगे क्या चलेगा? 69 से लेकर 144 तक कर्ता कर्माधिकार चलेगा। तो आचार्य ने क्या कहा मालूम? बोले कायदे से सब जीव जीव अधिकार ही चल रहा है 144 तक, लेकिन एकत्व ममत्व की चर्चा की जीव जीव अधिकार के नाम पर, और कर्तृत्व भोक्तृत्व की चर्चा की कर्ता कर्माधिकार के नाम पर। हालांकि है तो सब जीव जीव अधिकार ही। अब दूसरा कथन मैं कर रहा हूं। दूसरी अपेक्षा यह भी हो सकती है, क्यों जी अपने कर्ता कर्म को भी जीव जीव में ले लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है जिसको हम जीव जीव अधिकार कह रहे हैं उसको भी दूसरे नाम से सूचित किया जा सकता है। वो कौन सा नाम है? बोलिए जल्दी। कर्ता कर्म अधिकार जब इसको कहा तो वहां पर क्या कहेंगे? एकत्व ममत्वाधिकार ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? समझ में आ गया आपको? कर्तृत्व भोक्तृत्व का खंडन आगे करेंगे, एकत्व ममत्व का खंडन कहा किया? जीव जीव अधिकार में किया, ठीक है। तो यही वो अपनी बात चल रही है। तो जीव जीव तत्व संबंधी भूल में पहले एकत्व ममत्व का खंडन किया, अब फिर अभी कर्तृत्व का खंडन कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से चालू हो रही चर्चा कर्तृत्व की। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, देखिए अभी 3 पक्ष उठा रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन से उठा रहे हैं? 4 पक्ष। कर्तृत्व होगा तो कैसे होगा? तो कहते हैं इंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसको, तो ये ऐसा मानता है मैंने कान से सुना, मैंने नाक से सूंघा, मैंने जीभ से चखा, मैंने आंख से देखा। कर्तृत्व बुद्धि इंद्रिय संबंधी हो गए ना। यहां पर लिखेंगे आप इसी पैराग्राफ में, मैंने स्पर्श किया, लिखा किया, लिया, सूंघा, देखा, सुना, इन सबको अंडरलाइन करके यहां पर लिख दो ए इंद्रिय। ए इंद्रिय। क्यों भाई पेंसिल नहीं लाई क्या हर्षिल, और पेन से अंडरलाइन कर रहे हो? अरे ऐसा थोड़ी चलेगा, पेन से अंडरलाइन नहीं करना है जिनवानी में। और क्यों पेंसिल नहीं लेके आए? पेंसिल क्यों नहीं लेके आए? पेंसिल क्यों नहीं लेके आए? नहीं लेके आए पेंसिल? कहाँ है? क्यों आते हो ऐसे तुम लोग? तो बैठा करो, आराम किया करो फिर कमरे में बैठ के। क्या लिखा? ए इंद्रिय। ये किसकी चर्चा चल रही है वैसे? ए देवेश जल्दी, किसकी चर्चा चल रही है? ये चर्चा चल रही है कर्तृत्व की, लेकिन इसमें 4 फाइल्स खोलनी है हमको। इंद्रिय, इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो उसमें कर्ता मानता है। इसको किसी अपेक्षा से ज्ञातृत्व में भी डाल सकते हैं, समझ में आ गया? लेकिन अभी कर्तृत्व की तरफ से भी डाल सकते हैं। किसी अपेक्षा से इसको भोक्तृत्व में भी डाल सकते हैं। कितने जन को समझ में आया? क्यों? ये भोग नहीं है क्या? ये जानना ही है क्या? देखो टीवी देखना भी हो सकता है, भोगना भी हो सकता है। सुख दुख का वेदन भोगने की तरफ से बोलते हैं, और जानना जानेगा तो सुख दुख का भोगेगा, इंक्लूड ही है वो। भोगने में जानना तो इंक्लूड ही होता है, समझ रहे हैं आप? लेकिन वो मात्र भोग का पक्ष को गौण करके जानने को ऊर्ध्व किया तो उसको जानने में आएगा। आप उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व और इवन ज्ञातृत्व में डाल सकते हैं। लेकिन यहां पर कर्तृत्व की बात ले रहे हैं, मैंने इंद्रियों से जाना, आप समझ रहे? तो कर्तृत्व खड़ा हो गया। एकत्व ममत्व जिसके प्रति उसी के प्रति तो कर्तृत्व खड़ा होगा। नहीं समझ में आया? देखो मुक्ति, अचानक मुक्ति बीमार पड़ गई, हो मुझे ही देखना पड़ेगा, ऐसा मुझे विकल्प क्यों उत्पन्न हुआ? मुझे ही उकाली वगैरह बनानी पड़ेगी, अभी मुझे ही सब काढ़ा वाड़ा बनाना पड़ेगा, मुझे विकल्प उत्पन्न क्यों हुआ? ये कर्तृत्व का विकल्प क्यों? क्योंकि एकत्व ममत्व है। और तुम लोगों को बीमारी हो गई तो मुझे करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगेगा क्या? कदाचित करूं, वो बात तो अलग है। कर्तृत्व नहीं होगा मुझे, क्यों? एकत्व ममत्व ही नहीं है। जहां पर एकत्व ममत्व होता है वहीं पर कर्तृत्व भी होता है। और भोक्तृत्व भी कैसे होगा? मुक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो गया, चलो अब ठीक है। और वैसे डॉक्टर इतने जनों को इलाज करता है, अब ठीक है, उसको कोई मतलब है क्या? आप समझ रहे हैं सब?
क्या प्रश्न है? कुछ नहीं, आगे बढ़ना है। समय तो वैसे हो गया है अपना, तो इसको इंद्रिय लिखेंगे। अभी इंद्रिय के भांति मन के माध्यम से हमारे हृदय के स्थान पर अष्टपंखुड़ी के कमलाकार एक द्रव्य मन स्थित है। उससे ये मानता है मैं ऐसा विचार करता हूं। देखा मेरी विचार शक्ति, मेरी ताकत देखी, मेरी विचार शक्ति इतनी गजब की है। अरे उनके विचार तो सुनो। ये क्या हो गई बात? ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई। कह रहे कर्तृत्व, कर्तृत्व कर्ता बन गया मन के माध्यम से, मैं ऐसा सोचता हूं। तो यहां पर बी लिख कर देखो, लास्ट वर्ड्स, मैंने मन से जाना, इसको बी लिख कर वहां पर लिखेंगे मन। पकड़ में आ रहा है आपको? अब नीचे के पैराग्राफ में कि जो जो भी वचन का भाव हुआ, बोलने का वचन, बोलने का भाव हुआ, तो जीव क्या करता है? मात्र अपने आत्म प्रदेशों का कंपन करता है। इतना तो कर्तृत्व जीव का है। आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ, उस आत्म प्रदेशों के कंपन के निमित्त से कुछ वायु की ऐसी रचना बनती है, इसलिए पैरालिसिस हो जाता है ना। फिर कहते वायु निकल गई, बोल नहीं सकते, फिर हलन चलन। ये अंदर की वायु काम करती है। वो आत्म प्रदेश हिले तो वायु उसके निमित्त से वो जाकर वहां पर रिले करती है सब बात को। तो फिर ओठ तालु आदि की वो हलन चलन होता है और भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमित होती है। तो क्या मानने लगे अब कर्तृत्व किसमें? ये मैं बोल रहा हूं, जबकि वो कर्ता किसका था? आत्म प्रदेशों के कंपन पने का। उसके निमित्त से सहज ही ये वायु परिणमित हुई और वो मुंह ओठ तालु का वो हलन चलन हुआ, शब्द भाषा वर्गना शब्द रूप हुई। ये कहता मैं बोलता हूं। ये किस में डालेंगे आप? वचन में। यहां पर बी लिखकर सी लिखो और वचन मैं बोलता हूं को अंडरलाइन करो। मैं बोलता हूं, अंडरलाइन सी वचन। और डी में क्या लिखोगे अभी? काय। डी नीचे गमन आदि की जितनी भी क्रिया होती है, ग्रहण आदि करना है, चलना फिरना है, उसमें भी ऐसे होता था। वो मात्र विचार करता था, फिर आत्म प्रदेशों का चंचलपना होता था, उसके निमित्त से कंपन हुआ और फिर वो हाथ आदि की तरफ वायु चली गई और फिर हाथ भी हिला। तो वो क्या कहता है? मैंने हाथ हिलाया, हिलाने का कर्ता बना। मुक्ति समझ में आ रहा है? तो क्या बनेगा? कर्तृत्व में कितने पॉइंट्स बने? कर्तृत्व में क्या क्या? इंद्रिय मन वचन का, इस संबंध में कर्तृत्व। ये बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने आपको सामने रखा है। आप कल्पना नहीं करेंगे, मैं स्वयं 25-25 दफे पढ़ा हूं इसको। पहले तो पढ़ ही चुका हूं कई कितनी दफे। एंड आई एम ट्राइंग फॉर द बेस्ट कि कैसे इसका क्लासिफिकेशन हो तो आपको पूरा एक खड़ा रहे चित्र, पूरी थीम सामने आए, ये मैं सोच रहा हूं। चलो अपन यहां तक आए हैं 81 पेज तक, ऊपर का वो 2-3 लाइन। शेष चर्चा अपन करेंगे कल। ओम नमः।